गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है महक और मैं आपको बायो का सेकंड चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अगर हम सबसे पहले बात करें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, जब दो गेमीट्स फ्यूज़ करते हैं, कौन कौन से, एक मेल गेमीट और एक फीमेल गेमीट फ्यूज़ करते हैं और क्या बना देते हैं, एक न्यू ऑर्गेनिज्म। कैसे? मेल गेमीट क्या होगा, वो हैप्लॉइड, और एक फीमेल गेमीट, ये भी क्या होगा, हैप्लॉइड, और आपस में फ्यूज करके क्या बना देंगे, जायगोट, जो कि क्या होगा, डिप्लॉइड। ठीक है, तो एक मेल गेमीट ने फ्यूज किया विद एक फीमेल गेमीट, क्या बना दिया, जायगोट, और जायगोट से पूरा न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि एंजियोस्पर्म्स होते हैं। एंजियोस्पर्म्स, सभी एंजियोस्पर्म्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो होती है। अब फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती कहाँ पे है, साइट क्या है, तो वो क्या है, फ्लावर, जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। ठीक है, अब हम फ्लावर के पार्ट्स डिटेल में स्टडी करेंगे। तो फ्लावर के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ये चार पार्ट्स होते हैं। अब ये होते क्या हैं, कैलिक्स क्या है, ग्रुप ऑफ सेपल्स, करोला ग्रुप ऑफ पेटल्स, एंड्रोशियम ग्रुप ऑफ स्टेमन्स, और गाइनोशियम ग्रुप ऑफ कार्पेल, या फिर दूसरा नाम इसका पिस्टिल। ठीक है, जब सेपल्स का ग्रुप प्रेजेंट होगा तो उसको हम कहेंगे कैलिक्स। यहाँ डायग्राम में आपको विजिबल होंगे सेपल, सेपल दिख रहे हैं, तो वो होंगे, इनका जब ग्रुप होगा उसको हम बोलेंगे कैलिक्स। पेटल्स डायग्राम में विजिबल है, पेटल्स के ग्रुप को हम बोलेंगे करोला। स्टेमन, स्टेमन के ग्रुप को बोलेंगे एंड्रोशियम, और कार्पेल के ग्रुप को गाइनोशियम। स्टेमन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और कार्पेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, कार्पेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अगर हम बात करें सेपल्स और पेटल्स का क्या काम है फ्लावर में, तो सेपल्स क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं फ्लावर को। जब भी कोई हार्श एनवायरनमेंट कंडीशंस आएंगी तो उसमें फ्लावर बर्ड जो है वो ख़राब ना हो, तो इसलिए सेपल्स उसको बेस प्रोवाइड करते हैं, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। वेयर एज पेटल्स, अगर हम बात करें फ्लावर के पेटल्स, तो वो कलरफुल होते हैं। कलरफुल होने का उनका क्या रीज़न है कि वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सके अपनी तरफ। इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करेंगे तो उनके बहुत सारे बेनिफिट होंगे, पॉलिनेशन में हेल्प होगी, जो सब डिटेल में हम आगे फर्दर करेंगे। ठीक है, क्लियर है इन दोनों के फंक्शन। उसके बाद हमने क्या, स्टेमन वो क्या फॉर्म करता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और कार्पेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, यहाँ तक। अब जितने भी फ्लावर्स हैं उनको हम दो टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। किस बेसिस पे, कि उसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है, या सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है, या फिर दोनों प्रेजेंट हैं। यूनिसेक्सुअल
बायसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल में यूनि मीन्स क्या होता है? वन। तो वो फ्लावर्स जिसमें सिर्फ कोई एक सेक्सुअल पार्ट होगा, ईदर मेल या फिर फीमेल, दोनों में से कोई एक रिप्रोडक्टिव होगा, यानी कि या तो स्टैमेन होगा या फिर कार्पल होगा, इन दोनों में से एक ही चीज़ होगी। ठीक है। बायसेक्सुअल, बाय मीन्स क्या होता है? दो। तो यानी कि इसमें दोनों सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होंगे, स्टेमेंस भी होंगे और कार्पल्स भी होंगे। तो वो फ्लावर्स जिसमें मेल गैमीट भी प्रेजेंट है, फीमेल गैमीटोफाइट भी प्रेजेंट है, उनको हम बोलेंगे बायसेक्सुअल फ्लावर्स। इन्हीं का दूसरा नाम, यूनिसेक्सुअल को हम एक और नाम दे देते हैं, डायशियस। ऐसे ही बायसेक्सुअल को हम दूसरा नाम दे देते हैं, मोनोइशियस। ठीक है। तो ये हो गए हमारे। अब इसके बाद एग्जाम्पल्स की बात करें तो यूनिसेक्सुअल में जो हमारे प्लांट आएंगे जिसमें फ्लावर में सिर्फ एक ही पार्ट होगा, वो है पपाया या फिर डेट पाम। और भी एग्जाम्पल है पर अभी हम यही ले रहे हैं। ठीक है। बायसेक्सुअल का एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल आ जाएगा कोकोनट और कुकुरबिट्स। तो ये वो प्लांट हैं या फ्लावर हैं इसके जिसमें दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट होंगे, स्टेमेन भी होगा और कार्पल भी होगा। क्लियर है यहाँ तक ये दोनों टाइप्स? हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अब डिटेल में पढ़ना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं प्लांट्स में स्टडी को। पहला प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा फर्टिलाइजेशन और तीसरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ये क्या है? सारे इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो इन तीनों पार्ट्स में हम स्टडी को डिवाइड कर लेंगे। तो सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन में हम पढ़ेंगे स्टेमन के स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी पूरी डिटेल कि वो कैसे फॉर्म होता है, उसके अंदर क्या क्या होते हैं, मेल गैमीट कैसे फॉर्म होते हैं। ठीक है। सबसे पहले हमने कर लिया स्टेमन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो वो कैसा होता है, इस तरह से। ये पार्ट इसका क्या होगा, एंथर, और ये क्या होगा, फिलामेंट। 2 पार्ट्स में स्टेमन जो है वो डिवाइड होगा, एंथर और फिलामेंट। फिलामेंट क्या है, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, और एंथर एक बायलोब्ड स्ट्रक्चर है। क्योंकि इसकी 2 लोब्स होती हैं इसलिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, बायलोब्ड। अब फर्दर ये जो लोब्स हैं ये आगे डिवाइडेड होती है, इनके 2 थीका होते हैं इसलिए अभी इसको नाम देते हैं डायथिकस। तो एंथर का जो स्ट्रक्चर है वो बायलोब्ड है और डायथिकस है। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद अब ये डायथिकस है, तो अगर हम इसकी माइक्रोस्कोप के अंदर ट्रांसफर स्टडी करें तो इसका स्ट्रक्चर हमें कैसा दिखता है, इस तरह से। हमें इसके 4 पार्ट्स दिखते हैं। ठीक है यहाँ तक। अब इन हर एक 4 साइड्स में हमें क्या दिखेगा, एक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे जिनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया।
अगर हम प्लूरल लिखते हैं तो हम लिखते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, अगर हम सिंगुलर ले रहे हैं तो हम लिख देते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, तो ये एंथर के स्ट्रक्चर में जब हम उसका ट्रांसवर्स व्यू देखेंगे तो वो एक टेट्रागोनल स्ट्रक्चर दिखेगा जिसके अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो प्रेजेंट होंगे। इनका क्या बेनिफिट है, ये माइक्रोस्पोरेंजिया हैं जो फर्दर किस में डेवलप हो जाते हैं, इनटू पोलन सैक्स। और पोलन सैक्स, सैक मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ जो स्टोर करी है, तो ये किसको स्टोर करती है, पोलन ग्रेन्स को। ठीक है, तो हमारे पोलन ग्रेन्स जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब हमने क्या करना है, इस माइक्रोस्पोरेंजियम की फर्दर पूरी आगे डिटेल स्टडी करनी है और इसके अंदर मेल गैमीट्स, पोलन ग्रेन्स कैसे बनते हैं वो सब स्टडी करनी है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर की। माइक्रोस्पोरेंजियम के बाहर 4 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं जिनके नाम हैं एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर्स एंड टैपेटम। तो ये 4 लेयर्स माइक्रोस्पोरेंजिया के बाहर प्रेजेंट होगी। ठीक है, अगर हम बात करें अब इनके फंक्शंस की, तो ये तीनों लेयर्स का कॉमन फंक्शन होता है और इस लेयर का थोड़ा अलग फंक्शन होता है। इन तीनों लेयर्स का फंक्शन क्या है कि ये प्रोटेक्शन में हेल्प करती हैं। किसको प्रोटेक्ट कर रही हैं ये, माइक्रोस्पोरेंजियम को। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज डेहिसेंस ऑफ एंथर। डेहिसेंस मतलब क्या होता है, स्प्लिट होना। जब ये स्प्लिट होगा एंथर तभी पोलन्स बाहर आएंगे, तो वो स्प्लिट होने के प्रोसेस में ये तीनों लेयर्स जो है वो हेल्प करती हैं। ठीक है, क्लियर है इन तीनों के फंक्शन कि ये प्रोटेक्शन करेंगी माइक्रोस्पोरेंजियम की और डेहिसेंस में एंथर के स्प्लिट होने में हेल्प करेंगी ताकि पोलन ग्रेन्स जो है वो बाहर आ सके। ठीक है, 4th लेयर है हमारी टैपेटम। ये मेन लेयर है और इसका फंक्शन क्या होता है कि ये पोलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, पोलन ग्रेन्स को ग्रो होने के लिए, मेल गैमीट बनाने के लिए जो भी चीज़ें मटेरियल प्रेजेंट चाहिए होगा वो कौन प्रोवाइड करेगा, टैपेटम। टैपेटम प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू पोलन ग्रेन्स। नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके पास डेंस साइटोप्लाज्म होगा और एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई इस लेयर में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, यहाँ तक? अब हमने ये सब स्ट्रक्चर्स के बारे में कर लिया। ये 4 लेयर्स यहाँ प्रेजेंट होती हैं। इन 4 लेयर्स का ये डायग्राम विजिबल है। इसमें दिख रही है चारों लेयर्स, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टैपेटम। ये चारों किसके बाहर हैं और जो अंदर ये स्ट्रक्चर्स होंगे इनको हम बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम। अब हमने क्या करना है कि माइक्रोस्पोरेंजियम स्ट्रक्चर में पोलन ग्रेन्स जो है वो कैसे बनते हैं। ठीक है, तो वो हमारा प्रोसेस। अब हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम में हमने क्या किया कि 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है। हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में एक सेल्स का मास होगा, ग्रुप होगा, जिसको हम बोलेंगे स्पोरोजिनस
टिश्यू। ठीक है, हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में प्रेजेंट होगा ये मास, जिसको हम बोल रहे हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। ठीक है, यहाँ तक स्पोरोजीनस टिश्यू है क्या? सेल का मास, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, कब होंगे ये? जब एंथर जो है वो यंग होगा, यंग एंथर में। ठीक है, अब जैसे जैसे एंथर डेवलप करेगा वैसे वैसे ये स्पोरोजीनस टिश्यू भी आगे फर्दर डिविजन्स करेंगे। ये क्या करते हैं? मियोसिस करते हैं आगे, स्पोरोजीनस टिश्यू फर्दर डिवाइड कर देते हैं और क्या बना देते हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड। टेट्राड मतलब क्या होता है? 4। तो यानी कि ये एक सेल से कितने सेल्स बना देते हैं? 4। माइक्रोस्पोर जिसको हम बोल रहे हैं टेट्राड। और 4 सेल्स क्यों बन रहे हैं? क्योंकि हम कौन सा प्रोसेस कर रहे हैं? ये मियोसिस। एक सेल से 4 सेल्स बन गए जिनको हम बोल रहे हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। इन सेल्स को हम दूसरा नाम एक और दे सकते हैं, PMC, यानी कि पोलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये जो टेट्राड है इसमें जो 4 सेल्स बनेंगे, हर एक सेल को हम क्या कहते हैं? PMC, पोलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल। इस मदर सेल से फर्दर आगे डिवीजन होके क्या बन जाएगा? पोलन ग्रेन। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है? पोलन मदर सेल से यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब ये जो माइक्रोस्पोर बनेंगे ये भी आगे, क्योंकि मियोसिस हुई है तो 4 बनेंगे, तो इनका भी क्या बन जाएगा? टेट्राड। जैसे जैसे हमारे पास एंथर डेवलप हो रहा है, यहाँ यंग था, यहाँ एंथर भी डेवलप हो रहा है, तो यहाँ पे ये पोलन्स भी डेवलप हो रहे हैं, तो हमारे लास्ट में ये क्या बन जाएंगे? माइक्रोस्पोर्स। और ये माइक्रोस्पोर्स फिर से अपने आप को एक टेट्राड की फॉर्म में अरेंज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक। अब यहाँ पे ये यंग था, यहाँ डेवलप हो रहा था। अब जब एंथर मैच्योर होगा और डिहाइड्रेट होगा, एंथर जब मैच्योर हो गया और डिहाइड्रेट हो गया तो क्या होगा? ये जो माइक्रोस्पोर्स का टेट्राड बना था ये स्प्लिट हो जाएगा, ये डिसोसिएट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे और क्या बना देंगे? पोलन ग्रेन्स। तो ये अलग अलग होके माइक्रोस्पोर से क्या बन गए हमारे पास? पोलन ग्रेन्स। क्लियर है यहाँ तक? अगर हम इसके पूरा प्रोसेस देखें तो क्या हुआ है? सबसे पहले हमारे पास एंथर यंग था तो उसमें हमें स्पोरोजीनस टिश्यू दिख रहा था जो कि क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स, और इसने आगे डिवीज़न की, मियोसिस की और क्या बना दिया? माइक्रोस्पोर टेट्राड। और इस टेट्राड के हर एक सेल को हम क्या कहते हैं? PMC, पोलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब ये माइक्रोस्पोर सेल फर्दर मियोसिस करके, डिवीज़न करके क्या बना देगा? माइक्रोस्पोर, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल थ्रू मियोसिस, ये हो जाएगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब ये जो माइक्रोस्पोर्स होंगे ये फिर से अपने आप को टेट्राड की फॉर्म में अरेंज कर लेंगे। अरेंज करने के बाद जब एंथर डेवलप हो गया, पूरा मैच्योर हो गया और डिहाइड्रेट हुआ, उसके बाद क्या होगा? ये पोलन ग्रेन्स जो है वो अलग अलग डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे और अलग अलग डिसोसिएट हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक?
अब अगर हम बात करें पोलन ग्रेन्स की फर्दर, तो पोलन ग्रेन्स जब कब निकलेंगे, जब एंथर स्प्लिट होगा। पोलन ग्रेन जो होंगे स्ट्रक्चर कैसा होगा उनका, स्फेरिकल होगा, ठीक है। और पोलन ग्रेन फर्दर आगे 2 सेल्स बनाता है, वेजिटेटिव सेल और दूसरा जनरेटिव सेल। ये पोलन ग्रेन हमारा फर्दर 2 सेल्स इसके अंदर होते हैं, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, ठीक है। वेजिटेटिव सेल जो होगा वो बड़ा होगा, साइज में लार्जर होगा, बड़ा होगा तो उसमें साइटोप्लाज्म भी डेंस होगा, ठीक है। जगह ज़्यादा है तो इसमें फूड मटेरियल भी, फूड रिजर्व भी अबंडेंट में होगा। वेयरएज अगर हम जनरेटिव सेल की बात करें तो ये साइज में स्मॉलर होगा, ठीक है। और ये कई बार वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में ही फ्लोट करता है, तो फ्लोट्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। यहाँ पे वेजिटेटिव सेल में एक बड़ा न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस जनरेटिव सेल में भी होगा लेकिन ये इर्रेगुलर शेप होगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक इन दोनों सेल के फंक्शन। उसके बाद हमारे मोस्ट ऑफ द सेल्स में ये कंडीशन होती है, लेकिन कई सेल्स ऐसे होते हैं, पोलन ग्रेन्स ऐसे होते हैं जिसमें जनरेटिव सेल जो है फर्दर 2 मेल गैमीट्स बना देता है। अब अगर इसमें 2 मेल गैमीट्स बन गए, एक वेजिटेटिव सेल हो गया, तो टोटल कितने सेल हो गए, 3 सेल। तो यानी कि पोलन ग्रेन की जो स्टेज है वो 2 हो सकती हैं, या तो 2 सेल कौन सी होगी, जिसमें एक वेजिटेटिव सेल है और एक जनरेटिव सेल है। और अगर हम कहें 3 सेल, तो 3 सेल कौन सी होगी, जिसमें एक वेजिटेटिव सेल है और 2 कौन से सेल्स हैं, मेल गैमीट्स, ठीक है। 60% एंजियोस्पर्म्स में पोलन ग्रेन्स कब शेड होते हैं, कौन सी स्टेज पे शेड होते हैं, 2 सेल पे। और बाकी के 40% एंजियोस्पर्म्स में पोलन ग्रेन्स जो है वो इस 3 सेल स्टेज पे शेड होते हैं, जिसमें उनके पास मेल गैमीट्स ऑलरेडी डेवलप होते हैं। 60% में ये पोलन से मेल गैमीट बाद में जाके बनते हैं, ठीक है यहाँ तक। अब अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो पोलन ग्रेन्स जो है वो 2 लेयर से बनता है, 2 लेयर्स होंगी उसके बाहर। एक को हम नाम देंगे आउटर लेयर और एक को हम नाम दे रहे हैं इनर लेयर। आउटर लेयर कौन सी, एक्साइन, इनर लेयर इंटाइन, ठीक है। ये पोलन ग्रेन हो गया, इसके बाहर जो लेयर होगी ये इंटाइन और इसके बाहर एक्साइन, ठीक है। अब कोई मटेरियल है जो इससे ये दोनों लेयर्स बनी है, तो वो दोनों का अलग अलग है। एक्साइन जो है वो जिस मटेरियल से बनी है उसका नाम है स्पोरोपोलेनिन, और इंटाइन जिस मटेरियल से बनी है वो क्या है, सेल्यूलोज एंड पेक्टिन, ठीक है। ये 2 मटेरियल है जिनसे लेयर जो है वो इंटाइन की बनी है। अब स्पोरोपोलेनिन एक ऐसा मटेरियल है जिसको कोई भी एंजाइम डिग्रेड नहीं कर सकता, ऐसा कोई एंजाइम नहीं अभी तक बना जो इसको डिग्रेड कर सके, इस वॉल को ख़त्म कर सके, ठीक है। इसलिए ये वॉल बहुत यूज़फुल हो जाती है, क्योंकि ये अगर कोई भी हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस आएंगी तो उसमें ये लेयर जो है ये पोलन की ख़राब नहीं होती है, ठीक है। अब ये जो स्पोरोपोलेनिन है ये लेयर तो है, लेकिन ये
कॉन्टिन्यूस नहीं होती, इसमें कहीं कहीं ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे ये स्पोरोपोलेनिन मटेरियल जो है वो एब्सेंट होता है, और उन जगह को हम क्या कहेंगे, जर्म पोर्स। ठीक है, इंटाइन जो हमारी लेयर है वो कॉन्टिन्यूस लेयर है, उसमें सारी जगह ये इंटाइन सेल्यूलोज और पैक्टिन जो है वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है, यहाँ तक स्पोरोपोलेनिन मोस्ट रेजिस्टेंट मटेरियल है, इसको ना तो कोई हाई टेम्परेचर, ना कोई एसिड, ना कोई एल्कली डिग्रेड कर सकता है। अब अगर हम बात करें ये जर्म पोर्स का क्या फंक्शन है यहाँ पे, ये किस लिए हेल्प करते हैं, ये फर्दर आगे फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जर्म ट्यूब बनाने में हेल्प करते हैं, जो कि हम आगे डिटेल में करेंगे कि ये जर्म पोर्स क्या करते हैं, जर्म ट्यूब बनाते हैं जिससे मेल गैमीट ट्रांसपोर्ट होके फीमेल गैमीटोफाइट तक पहुँचता है। ठीक है, यहाँ तक ये सारा हमने कर लिया पोलन के स्ट्रक्चर के बारे में, कैसे मेल गैमीट बनता है। अब पोलन्स जो है वो हमारे लिए यूज़फुल भी हैं और हमारे लिए कई जगह पे हार्मफुल भी हैं। यूज़फुल कैसे है, क्योंकि हम कहीं उनको फूड सप्लीमेंट्स में यूज़ करते हैं, सिरप्स में यूज़ करते हैं एज अ फूड सप्लीमेंट्स, सिरप्स, मेडिसिन्स वगैरह में यूज़ करते हैं। और दूसरी चीज़, इनको हम यूज़ करते हैं ताकि एथलीट्स अपनी परफॉर्मेंस बढ़ा सकें। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका पोलन का यूज़। अब इसकी हार्मफुल चीज़ क्या है कि ये कुछ ऑर्गेनिजम्स को पोलन एलर्जीज होती हैं, पोलन एलर्जीज जिससे कि डिजीज़ होंगी, कौन कौन सी, ब्रोंकाइटिस या फिर क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो कई ऑर्गेनिजम्स में पोलन एलर्जीज होती हैं जिससे डिजीज़ हो सकती है, ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। क्रोनिक यानी कि जो लाइफ टाइम तक ठीक होना मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये हो गया पोलन की एलर्जीज होती हैं। अब हम पोलन्स को जो है वो स्टोर भी कर सकते हैं, क्योंकि इनके बाहर ये स्पोरोपोलेनिन है, तो इनको हम पोलन्स को स्टोर कर लेते हैं ताकि जब हमें प्लांट को उगाना है तब हम उसको एज पर कंडीशंस, एनवायरमेंटल कंडीशंस उगा सकें। ठीक है, यहाँ तक पोलन की वायबिलिटी अलग अलग होती है। वायबिलिटी मतलब क्या है कि वो कब तक आगे न्यू प्लांट बना सकता है। कई पोलन्स ऐसे होते हैं जो 3 मंथ्स तक वायबल होते हैं, कई ऐसे होते हैं जो वीक्स तक होते हैं और कई ऐसे होते हैं जो ईयर्स तक होते हैं। ठीक है, यहाँ तक ये सब था हमारा पोलन ग्रेन्स के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।